इस कड़ी में आज हम बात करेंगे मृदा संसाधनों की। जैसा कि आप जानते हैं, मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानी जाती है, क्योंकि आपको कोई भी काम अगर करना है तो उसके लिए मिट्टी या ज़मीन का होना ज़रूरी है। तो अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन, दो बातें इसमें महत्वपूर्ण है। यानी कि कैसा संसाधन है, ये प्राकृतिक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि नवीकरण योग्य है, यानी कि फिर से इसको हम नवीकरण इसका कर सकते हैं। या पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। यानी कि अगली महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है, यानी कि ये लिविंग सिस्टम है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि मृदा अपरदन होने से हर हाल में हमें बचाना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ सेंटीमीटर के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। यानी कि मृदा बनने की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। उच्चावच यानी कि स्थलाकृति कैसी है, किस प्रकार की स्थलाकृति, पहाड़ है, पर्वत है, मैदान है, नदी है, झील, झरना, क्या चीज़ वहाँ पे है। जनक सेल यानी कि वो मिट्टी किस सेल से बनी है, किस प्रकार के वो सेल से बनी हुई है, अथवा संस्तर सेल कौन सी है। जलवायु वहाँ पे क्या है, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ किस प्रकार से वहाँ पे पाए जाते हैं, तथा समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे कि तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएँ आदि मृदा बनने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी कि प्रकृति के अन्य जैसे तत्व क्या हैं, तापमान परिवर्तन, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बारिश हो रही है, पानी उस पर बह रहा है, पानी बर्फ़ के रूप में बह रहा है, ग्लेशियर के रूप में बह रहा है, पानी जो है नदी या झरने के स्रोत के रूप में बह रहा है, हिमनद वगैरह की भी प्रक्रियाएं वहाँ पे हो रही हैं। तो ये सभी मृदा बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है, यानी कि जो वहाँ पे केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज हैं वो भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है, यानी कि मिट्टी के निर्माण में जितना ज़्यादा जैविक पदार्थों का योगदान है उतना ही ज़्यादा अजैविक पदार्थों का भी योगदान माना जाता है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, उनकी गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के विभिन्न प्रकार हैं। यानी कि हम यहाँ पे मृदा का वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। तो भारत में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती हैं जो उनके, है ना, भौतिक गुण विभिन्न प्रकार की अन्य चीज़ों पर निर्भर करती हैं। ये चित्र आप देख रहे होंगे तो हरे कलर में सबसे ऊपर लिखा है ऊपरी संस्तर की मृदा, उसके नीचे है उप मृदा जो कि बालू, गाद या मृत्तिका वगैरह से बनी है। फिर उसके नीचे आते हैं आपको अधा स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें मिलेंगी, सबसे नीचे अपक्षय रहित आधारी चट्टानें पाई जाती हैं। इस प्रकार से मृदाओं का अगर वर्गीकरण करें तो हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि आप लोग पहले से भी परिचित हैं, है ना। जैसे आप जिस क्षेत्र में रह रहे होंगे वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि कोई पहाड़ी क्षेत्र में रह रहा हो, कोई पठारी क्षेत्र में रह रहा हो, कोई मैदानी क्षेत्र में रह रहा हो, कोई समुद्र के किनारे रह रहा हो, है ना। ये तमाम सारी बातें हैं। तो यही कहा गया यहाँ पे कि भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएँ विकसित हुई। भाई जितनी ज़्यादा अलग अलग कंडीशन हैं उतनी ही ज़्यादा अलग प्रकार की मृदाओं के विकसित होने में इनका योगदान पाया जाता है। हम अब आगे आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले दी गई है कौन सी, जलोढ़ मृदा। कौन सी भैया, जल ओढ़, यानी कि जल को ओढ़े हुए, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा मतलब यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। जलोढ़ मृदा देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है ना। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ यह मृदाएं यानी कि जो जलोढ़ मृदाएं हैं वो जो हिमालय की 3 प्रमुख नदी प्रणालियाँ हैं, सिंधु नदी प्रणाली जो कि आपको पंजाब वगैरह के क्षेत्र में दिखेगी, फिर मध्य में आप आएंगे तो उत्तरी भारत में गंगा नदी तंत्र आपको दिखेगा, नॉर्थ ईस्ट और बंगाल की तरफ आप बढ़ेंगे तो वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र दिखाई देगा। तो उत्तर का मैदान जो है इन 3
प्रमुख नदी तंत्रों से मिलकर के बना है और ये 3 प्रमुख नदी तंत्र में सैकड़ों नदियाँ अपने साथ लगातार निक्षेप लाती रहती हैं और उसको छोड़ती रहती हैं, जिससे एक उपजाऊ मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। या एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली, यानी कि राजस्थान और गुजरात तक हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। यानी कि जो भारत का समुद्र तटीय क्षेत्र है उसको हम पूर्वी तट और पश्चिमी तट के नाम से जानते हैं। तो जो पूर्वी तट है, ये जो बंगाल की खाड़ी की तरफ का क्षेत्र है, ये विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा से बना हुआ है। वो भी एक जलोढ़ मृदा का प्रकार है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, यानी कि रेत, सिल्ट और मृत्तिका के इसमें अलग अलग अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। यानी कि क्या सीखा आपने भैया कि नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जब आप बढ़ते जाएंगे, मृदा के कणों का आकार क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। पॉइंट शुड बी नोटिस्ड। अब आगे है बाबूजी, नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप, यानी कि जहाँ पे ढाल कम हो जाता है ना, घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। कैसी मृदाएं पाई जाती हैं? आपसे अगर पूछा जाए कि नदी घाटी के ऊपरी भाग में कैसी मृदाएं पाई जाती हैं, तो ऐसी मृदाएं होती हैं कौन सी? मोटे कण वाली। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। यानी कि चो किसे कहते हैं? चो पर्वतों के तलहटी मैदानों को कहते हैं। तो ऐसी मृदाएं कहाँ पे पाई जाती हैं? पर्वतों के तलहटी मैदान में। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी की जाती है। समझ रहे हैं आप बात को? यानी कि कोई मिट्टी कितनी पुरानी है, इस आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया जाता है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की हैं। भैया कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की हैं। ध्यान देना बाबूजी, कितनी प्रकार की मृदाएं हैं? 2 प्रकार की हैं। आयु के आधार पर जो 2 प्रकार की मृदाएं हैं, उसमें पहली है बांगर और दूसरी है खादर। और बांगर कौन सी होती है? पुराना जलोढ़ होता है। और खादर कौन सी होती है? नया जलोढ़ होता है। यानी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर कहते हैं और जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर कहते हैं। जैसे कि बहुत सारी जगहों पे मदनपुर खादर वगैरह दिल्ली उल्ली के क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? नया जलोढ़ क्षेत्र है। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। यानी कि बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों है? सोचकर बताइए। क्योंकि ये पुराना जलोढ़ है, मिट्टी लगातार अपने साथ महीन कणों को आगे खिसकाती रहती है और बड़े कण जो मिट्टी के साथ पानी के साथ अपेक्षाकृत नहीं बह पाते हैं, वो जमा रह जाते हैं एक जगह। इसलिए पुराने जलोढ़ में कंकर ज़्यादा पाए जाते हैं। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका भी वही एक कारण है जो भी हमने चर्चा किया। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। यानी कि इसकी खासियत क्या है कि इनकी उपजाऊ क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। यानी कि अगर जलोढ़ मिट्टी की बात करें भैया, तो किस प्रकार से बनी हुई होती है? ये बहुत उपजाऊ होती है। और इसमें क्या ज़्यादा पाया जाता है? कौन से तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं? इनमें फास्फोरस और चूना और पोटास की मात्रा पर्याप्त रूप से पाई जाती है, जो कि इनको गन्ना, गेहूँ, चावल और अन्य अनाजों तथा दलहनी फसलों को पैदा करने के लिए उपयोगी बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। अब भाई सीधी सी बात है, जिस जगह पे जितनी ज़्यादा उपज होगी वहाँ पे उतनी ज़्यादा खेती होगी, जितनी ज़्यादा खेती होगी वहाँ पे उतना ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन होगा, जितना ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन होगा, जब लोगों को सुलभ भोजन मिलेगा तो वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व भी कैसा होगा रे बबुआ? अधिक होगा। क्यों होगा? मैंने आपको अभी बताया कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती हैं कहीं पे जीवन यापन के लिए? रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि सबसे पहले भोजन, फिर रहने के लिए आवास और ढकले के लिए तन। जहाँ पे आसानी से सुलभ होता है वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, जो गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, यानी कि खास करके उत्तर भारत का जो मैदान है वो दुनिया के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। अगर सूखे क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ की मृदाएं क्या होती हैं? अधिक क्षारीय होती हैं, है ना।
और इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे काली मिट्टी की। इन मृदाओं का रंग काला है, इन्हें रेगर मृदाएं भी कहते हैं। यानी कि काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? रेगर या रेगुर के नाम से भी जानते हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए बड़ी अच्छी होती है। कपास आप जानते हैं ना, कॉटन, जिसका आप कपड़ा पहनते हैं ना, उसको कॉटन बोलते हैं। कॉटन किससे बनता है? कपास से बनता है। इसकी खेती की जाती है। और कपास की खेती के लिए क्या ज़रूरी चीज़ होती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी है ना, जिसको रेगुर के नाम से भी जानते हैं, है ना। अब ये पाई कहाँ पे जाती है? ये दक्कन पठार और बेसाल्ट क्षेत्र के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। लावा जलक शैलों से बनी होती है। मृदाएं महत्वपूर्ण रूप से महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती हैं, है ना। तो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये मृदाएं? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ पे आप एक मानचित्र देख रहे हैं जहाँ पे मृदा के प्रकार को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हरे रंग से पर्वत और वन, फिर जलोढ़ मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और शुष्क मिट्टी के डिस्ट्रीब्यूशन को पूरे भारत में दर्शाया गया है। या आप अगर मैप गौर से देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि भारत के किन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आते हैं हम सीधा आगे। काली मृदा का एक चित्र दिखाया गया और लेटराइट मृदा का चित्र दिखाया गया है। तो काली मिट्टी की अगर बात हम कर रहे थे अभी ऊपर, तो काली मिट्टी जो है भैया वो ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती हैं। और आगे हम पढ़ते हैं, और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हैं। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। यानी कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। किसमें? काली मिट्टी में। तो इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं। यानी कि अगर इन मिट्टी की बात करें तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना, है ना। परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। फास्फोरस इनमें कम पाया जाता है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। तो ये खासियत थी किसकी? काली मिट्टी की, है ना। तो काली मिट्टी के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। और ये क्या होता है? मिट्टी चिपचिपी होती है। चिपचिपी होने के कारण इसको जोतना मुश्किल होता है, इसलिए जुताई इनकी मानसून प्रारंभ होने से पहले ही शुरू कर दी जाती है। अगला टॉपिक है लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा की अगर बात हम करें तो लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी दक्षिणी हिस्से में रवेदार अग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। यानी कि जो गिरिपद होता है, पिडमॉन्ट्स, है ना, यानी कि जो पहाड़ों का जो निचला भाग होता है वहाँ पे ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। यानी कि इन मृदाओं का लाल रंग किस लिए होता है? इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। अगर हम लेटराइट की बात करें तो लेटराइट मृदा जो है वो एक शब्द लेटर से बना हुआ है, जो कि ग्रीक भाषा के एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है। यानी जब जिस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है तो वहाँ पे निच्छालन बहुत होता है, लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। यानी कि लेटराइट मिट्टी की खासियत क्या है? इसकी पीएच वैल्यू जो है अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। इसमें पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, यानी कि अब इसके हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। यानी कि लेटराइट मिट्टी कहाँ पे पाई जाएगी? लेटराइट मिट्टी यह अधिकतर
दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ पर इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। किस प्रकार के वन मिलते हैं? पर्णपाती और सदाबहार दोनों प्रकार के। वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप से पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावनाएँ होती हैं, यानी कि भूमि निम्नीकरण होने की संभावना ज़्यादा होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और काफ़ी उगाई जाती है। यानी खास बात क्या है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में इस मिट्टी में चाय और काफ़ी की अच्छी खेती की जाती है। किस प्रकार से? मृदा संरक्षण की एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो यह मिट्टी और किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो काजू की फसल के लिए यह मिट्टी उपयुक्त पाई जाती है। अब आगे बात करते हैं हम मरुस्थलीय मृदा की। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कैसी होती हैं? रेतीली और लवणीय होती हैं। इनका रंग कैसा होता है? लाल और भूरा होता है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। यानी कि यहाँ के कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा, यहाँ के कुछ क्षेत्रों में पाई जाने वाली झीलों में नमक की मात्रा इतनी है कि उनसे वाष्पीकृत करके नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर अधिक है ना। यानी कि शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन की दर अधिक है। मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। यानी कि ह्यूमस और नमी की मात्रा कैसी रहती है? कम पाई जाती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। और क्या खासियत है इस मिट्टी की? कि नीचे के क्षेत्रों में चूने और कंकर की सतह पाई जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दो चित्र दिख रहा है, मरुस्थलीय मृदा और मृदा अपरदन को दिखाया गया इन चित्रों के माध्यम से। तो अंतः जल संदन कम हो जाता है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। हम बात कर रहे थे मरुस्थलीय मृदा की। मरुस्थलीय मृदा में हमने डिस्कस किया था, ये दोनों चित्र आपने देखा, मृदा अपरदन और मरुस्थलीय मृदा को दिखाते हुए। तो इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। यानी कि मरुस्थलीय मृदा को अगर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए तो वहाँ पर अच्छे से खेती की जा सकती है। वन मृदा की अगर बात करें तो ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो वन मृदा कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कण का होता है। तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। और क्या है? नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु और ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है। ये अधिशिलिक, एसिटिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। मृदा अपरदन और संरक्षण की अगर बात करें तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन क्या है बेटा? मृदा अपरदन है मिट्टी का कटाव और बहाव, है ना। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं, यानी कि बनना बिगड़ना लगा रहता है। दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे कि वनोन्मूलन यानी कि जंगलों का बड़े स्तर पर काटा जाना, अतिपशुचारण यानी कि जानवरों को ज़्यादा चराया जाना, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। तथा प्राकृतिक तत्व जैसे कि पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएँ बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएँ कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती। यानी कि बहता जल क्या काम करता है? बहता जल मृतिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए
अवनालिकाएँ बनाता है और ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, जिसको उत्खात भूमि कहते हैं। यानी कि जिस भूमि को जोतने में मुश्किल हो उसको उत्खात भूमि कहते हैं। और यह कहाँ पाई जाती है? चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भी कहा जाता है, खड्ड भूमि भी कहा जाता है, यानी कि रवाइन भी कहते हैं। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है और ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, जिसे चादर अपर्दन कहते हैं। यानी चादर अपर्दन क्या है? जब ऊपरी मृदा घुल करके पानी के साथ बह जाए तो उसे चादर अपर्दन कहते हैं। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहते हैं। यानी कि यही काम जब पवन करती है, यानी कि पवन क्या करती है? ऊपरी परत को उड़ा ले जाती है, तो उसको पवन अपर्दन कहते हैं। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपर्दन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे कि ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। यानी कि पहाड़ों पर अगर आप जुताई कर रहे हैं तो हमेशा वो कैसी होनी चाहिए? ढाल के विपरीत दिशा में होनी चाहिए। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर, यानी कि समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। ये सावधानी अगर आप बरतेंगे तो वहाँ पे ये काम आसानी से हो पाएगा। इसे समोच्च जुताई कहते हैं, यानी कंटूर प्लॉविंग कहते हैं, समोच्च जुताई कहते हैं। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो बच्चा लोग, ये पहला चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। हम इस चैप्टर के बाद में नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपको कई सारे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है। 30 शब्दों में उत्तर देना है आपको, फिर तीसरे क्वेश्चन में 120 शब्दों में उत्तर देना है। इन प्रश्नों को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इस क्लास को और कितना बेहतर बना सकते हैं इसमें आप हमारा योगदान कर सकते हैं अपनी सलाह और सुझाव दे करके। तो कमेंट करना ना भूलिए। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। चाहे आप स्कूल के छात्र हों, चाहे आप किसी तैयारी में जुटे हों, यह वीडियो आपके लिए समान रूप से उपयोगी साबित हो सकता है। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर में। थैंक यू।